हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक क्लब के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो 2021 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इससे पहले भी आए हुए हैं। यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। आप पीछे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो पसंद आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या। अगर हम पत्थर को जाके ऐसे दीवार में पंच मारेंगे तो मुझे चोट लगने का कारण क्या है। कारण पूछ रहा, आपके पास ऑप्शन है जड़त्व, वेग, प्रक्रिया और संवेग। आपको कारण बताना है कि कौन से प्रक्रिया के कारण हमें दीवार में ठोकर मारने से चोट लगती है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया के ही कारण हम लोग को दीवार में ठोकर मारने से चोट लगती है, जो न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा है। अब चलते हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। आपके पास ऑप्शन है पारा, जल, ईथर, बेंजीन। आपको बताना है इन सभी में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक द्रव्य कौन है। तो आपको बता दूं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक द्रव्य पारा है, इसलिए हमारे थर्मोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को हम लोग डीसी में चेंज करने वाली जो युक्ति है उसे हम क्या कहेंगे। इन्वर्टर कहेंगे, या रेक्टिफायर करेंगे, या फिर ट्रांसफार्मर कहेंगे, या फिर ट्रांसमीटर कहेंगे। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से ही हम लोग एसी करंट को डीसी बनाते हैं। एसी से डीसी बनाने के लिए हम लोग रेक्टिफायर उपयोग करते हैं। वही अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता डीसी से एसी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर डीसी से एसी पूछ लिया जाता तब आपका आंसर इन्वर्टर हो जाता। अगर डीसी से एसी कहेगा तो इन्वर्टर हम लोग करेंगे। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे एक न्यूमेरिकल है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करते हैं तो 30 दिन में कितना यूनिट होगा। तो इसका फार्मूला वीवीआई फार्मूला आप इसे याद कर लीजिएगा। यूनिटों की संख्या, हमसे यूनिट पूछा था, यूनिट की संख्या वाट गुने घंटा गुने दिन, इसको बटा हज़ार, यही आंसर है। ये जो यहाँ पर बटा दिया हुआ है यही हज़ार यहाँ आएगा, बटा 1000। तो इस फार्मूला पर हम पुट करते हैं। यहाँ पर वाट कितना है 60 वाट, तो 60 लिखेंगे। इनटू घंटा कितना है 5 घंटा, इनटू दिन कितना दिया हुआ है 30 दिन, 30 दिन, बटा 1000 यानी 1000 से हमें भाग देंगे। इसे सॉल्व अब हम करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी इक्वल टू 9 यूनिट हम लोग का खर्च होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9 यूनिट। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, फ्यूज तार की विशेषता होती है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है फ्यूज तार की विशेषता होती है। फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है, उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फ्यूज तार देखे होंगे जो हम लोगों के घर में उपकरण में उपयोग होते हैं, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग का कारण है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक कि इसका प्रतिरोध उच्च रहेगा, इसका जो प्रतिरोध है वो उच्च होगा, और इसका गलनांक निम्न। जैसे ही इस पर लोड पड़ेगा ये तुरंत गल जाएगा और हमारा मोबाइल, टीवी आदि उपकरण इससे हमारे बच जाएंगे। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, सोनार अधिकांशतः उपयोग में लाया जाता है। सोनार के जगह पे आपको ऐसे भी लिखा सकता है SONAR, सोनार। सोनार का उपयोग अधिकांशतः उपयोग में कौन लाते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, या नौसेना द्वारा। यहाँ आप इमेज में देख रहे होंगे कि नौसेना द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नौसेना द्वारा क्या, आप समुद्र के नीचे कहीं पहाड़ है या फिर कोई बड़ी मछली है उसका पता लगाने के लिए यहाँ से सोनार जो यंत्र होता है उसमें से एक वेव निकलता है,
उसी वेब के कारण यहाँ से वेब टकरा के जब मछली से जाता है तो पता चल जाता है कितनी दूरी पर है। यानी यह नौ संचालकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। चलते हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करता है जैसे करता है। मतलब पानी में जो हवा का ये जो बुलबुला है छोटा छोटा, ये कैसा काम करता है। बुलबुला तो आप लोग देखे होंगे पानी में या फिर हवा में, आप लोग जरूर फुलाएंगे, लेकिन ये हवा वाली बुलबुला की बात नहीं कर रहा है। ये पूछ रहा है पानी में हवा का बुलबुला, यानी वाटर में जो पानी का हवा का बुलबुला कैसे कार्य करेगा। उत्तल दर्पण की तरह, या फिर अवतल दर्पण की तरह, या फिर उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल लेंस की तरह। पानी में हवा का बुलबुला कैसा कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि सुरक्षा उपकरण के कारण, कि कभी भी हमें बिजली का शॉक नहीं लगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे, आप पूरा एकदम पसीना से पूरा गर्माए हुए और घर में आते होंगे और अपने पंखे को ऑन करते हैं, आपको बहुत ठंडा लगता है। उस ठंडा लगने के पीछे कारण क्या है। कारण यह है क्या पंखा ठंडी हवा देती है, या फिर हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, या फिर हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा वाष्पीकृत होता है, या फिर हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे शरीर से पसीना तेजी से वाष्पीकृत रहता है। हमारे शरीर पर जो छोटे छोटे पसीना की बूंद रहते हैं वो तेजी से वाष्पीकृत होते हैं और हमें ठंडा का एहसास दिलाते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाद आपस में चिपक जाए। शेविंग ब्रश वही जो हम लोग को दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को देखे होंगे, या फिर आप लोग अपना शेविंग करते होंगे तो देखे ही होंगे। शेविंग ब्रश को अगर पानी से डालिएगा तो वो फिर फैला फैला रहेगा, जैसे ही पानी से बाहर करिएगा वो सब एक जगह आएगा। एक जगह क्यों आ जाते हैं, तो एक जगह आते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन। और यही पृष्ठ तनाव के कारण हमारे वर्षा की बूंदें गोल 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 होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा की बूंदें गोल होने के पीछे कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, प्रकाश की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की गति जो हम लोग लाइट की स्पीड नापते हैं, कहते हैं लाइट की स्पीड है, तो फिर हम लोग कैसे नापते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, लक्स मीटर द्वारा हम लोग प्रकाश की गति मापते हैं। लक्स मीटर आपका यही है जिससे हम लोग प्रकाश की गति नापते हैं। अब फिर देखते हैं हम लोग एनीमोमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने में प्रयुक्त किया जाता है। वहीं बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी कैलोरीमीटर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग का मापन है। यह पदार्थ जो रंग अवशोषित कर लेता है उसी को रंग को माप के बताता है कैलोरीमीटर। और बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी की, अल्टीमीटर वायुयानों से उसकी ऊंचाई मापने के लिए, यानी वायुयान जो है उसकी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं। मतलब निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति ग्रसित है वो कितनी दूरी तक देख सकते हैं। नज़दीक की दूरी देख सकते हैं, या दूर स्थित वस्तु को देख सकते हैं, या नज़दीक एवं दूर दोनों देखेंगे, या फिर दोनों में से कोई नहीं देखेंगे। तो जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन वो दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी निकट दृष्टि वाले व्यक्ति देख सकते हैं नज़दीक की वस्तु। निकट यानी हम नज़दीक की देख सकेंगे, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। निकट यानी हम नज़दीक की देख सकेंगे और दूर की नहीं दिखेगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा मतलब क्या है, साफ साफ दिखने की न्यूनतम दूरी क्या है। तो न्यूनतम दूरी की बात की जाए हैं सेंटीमीटर में दी, या 25 होगा, या 5, या 75, या 100। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा।
तो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम सीमा आपको बता दूं 25 सेंटीमीटर इसकी न्यूनतम सीमा है। चलते हैं हम दोस्तों अब मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है जब बर्फ पिघलता है तब, जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन बढ़ता है या फिर आयतन घट जाता है या फिर उसका द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है। आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल जरूर देखें। जब भी फ्रिज में आप बोतल में पानी भर के रखते होंगे, आप थोड़ा सा कम रखते होंगे क्योंकि जब बर्फ़ बनेगा तो ये बढ़ जाएगा। यानी पानी तो हमारा इतना ही था द्रव्य, बर्फ़ बना तो ये घट गया। यानी फिर जब यह पिघलेगा तो हमारा इतना ही पर आ जाएगा, यानी कि इसका आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है विद्युत हीटर का एलिमेंट जो बना होता है, यानी विद्युत हीटर का जो एलिमेंट कहने का मतलब जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, इसका विद्युत हीटर का जो तार बना हुआ होता है वो किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम, तांबा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। और यहीं अगर विद्युत बल्ब का पूछ लिया जाता, वहीं अगर आपसे विद्युत बल्ब का पूछ लिया जाता तो वहाँ पे टंगस्टन हो जाता है, जिसको डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर विद्युत हीटर पूछा है इसलिए यहाँ पर नाइक्रोम होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न कह रहा है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाए जाते हैं, यानी दूरदृष्टि जिसको हुआ है उसे, उस व्यक्ति को हम लोग कौन सा लेंस देंगे जो उसे स्पष्ट दिखाई देगी? अवतल लेंस देंगे या फिर उत्तल दर्पण देंगे या फिर उत्तल लेंस देंगे या फिर अवतल दर्पण देंगे? इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तल लेंस। अब हम लोग उत्तल लेंस याद कैसे रखेंगे, उससे याद रखने का ट्रिक है। दूर में हमारे यहाँ पर 2 अक्षर है और आंसर हमारा है उत्तल लेंस। यानी उत्तल में कितने अक्षर है? उत्तल में 3 अक्षर है, यानी 3, यानी दू का 3, यानी दूर का उत्तल लेंस। अब पूछ लिया जाए निकट का, तो निकट, इसमें कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। तो 3 का आंसर होगा 4 वाला। 4 यानी कौन वाला? अवतल, अवतल। यानी दूर में 2 अक्षर है तो इसका 3 अक्षर वाला होगा उत्तल। और वही बात किया जाए निकट का, निकट में 3 अक्षर है तो इसका आंसर होगा अवतल, 4 अक्षर वाला। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, इसमें बताना है सदिश राशि कौन है? वेग है, द्रव्यमान है, समय है या लंबाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सदिश राशि वैसे राशि होते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण यानी उसका जो वैल्यू हुआ सो, और दिशा यानी उसका डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, दाहिने बाएं, पूर्व पश्चिम दिशा की जानकारी देता है। तो यहाँ पर वेग ही ऐसी राशि है जो इसमें वैल्यू और डायरेक्शन हमें दोनों बताता है, इसलिए यह सदिश राशि हो गया। अगर सदिश और अदिश राशि में आपकी कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा, इसका हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है सदिश और अदिश राशि याद करने के लिए। कमेंट करिएगा, अगला वीडियो उसी पर बनेगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ किन किरणों को उत्सर्जित करता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ये सभी किरण उत्सर्जित करते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। यहाँ पर वोल्ट मीटर पूछा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बात किया जाए तो अनंत होता है। अब इसे हम याद कैसे रखें? वोल्ट मीटर कैसे लिखा था? भी ऐसे, यानी इसको ऐसे इसको घुमाइएगा तो भी हुआ, और अनंत को हम लोग ऐसे डिनोट करते, यानी ये वाला चिन्ह आ गया है ऐसे और ऐसे भी लग रहा है, यानी वोल्ट मीटर का कैसा होगा? अनंत। फिर से समझिए, वोल्ट मीटर हम लोग डिनोट करेंगे भी से, भी को ऐसे घुमा के लिखेंगे और सिर्फ इसमें ऐसा आ गया, इसको अनंत को हम लोग ऐसे इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझोगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अब यहाँ पर आदर्श अमीटर पूछ रहा है, अब मीटर का कितना होगा? 0 होगा या 1 होगा या 1 से कम होगा या अनंत होगा? इसको भी याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। एमीटर को हम लोग कैसे लिखेंगे? ए से, ठीक।
ये यहाँ पर आपको लग रहा है थोड़ा सा ऐसा गोल होता हुआ जीरो की तरह, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाए ए, यानी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपको जीरो होता है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप, और कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। तो दोस्तों इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस चैनल पर पॉलिटेक्निक 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।